स्टूडेंट्स, क्लास 10 आज क्लास कक्षा 10 में आज हम आपको तत्वों का आवर्ती वर्णन चैप्टर में मेंडेलीव्स की आवर्त सारणी को पढ़ाएंगे। आज देखिए बेटा, मेंडेलीव्स जो आवर्त सारणी है उसको मेंडेलीव्स ने किस तरह बनाया हुआ था और क्या आधार लेकर बनाया था, इसके बारे में बात करेंगे। बेटा जो देखिए बेटा, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि जब तक पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इसी वीडियो हम आपको बताएंगे मेंडेलीव का आवर्त नियम, मेंडेलीव का आवर्त नियम बताएंगे। वो जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, अभी आप पढ़ेंगे 11 में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले क्या बात करें बेटा, मेंडेलीव्स बेटा आवर्त सारणी कैसे बनाया हुआ था बेटा। इससे पहले वीडियो में पढ़ा था आपने डोबरनाइट ट्रिक्स पढ़ा हुआ था और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़ रखा है। उसी तरह से जब मेंडेलीव्स की आवर्त सारणी बनी तो लगभग 63 एलिमेंट स्कोर किए गए थे उस समय, और मेंडेलीव्स ने उनको क्लासिफिकेशन किया, मीन्स इससे उनको पढ़ने में मदद मिल सके हमें। तो मेंडेलीव्स ने क्या किया बेटा, अपनी आवर्त सारणी में एक बेस माना परमाणु भार। परमाणु भार के आधार पर मेंडेलीव्स ने तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने कहा कि कोई भी तत्व है अगर उसको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए तो जो उसका तत्व है भौतिक और रासायनिक गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं। में से एक निश्चित समयांतरण के पश्चात उनके जो गुण हैं बार बार रिपीट होकर के आते रहते हैं। इस तरह से मेंडेलीव ने एक आवर्त सारणी बनाया और अपनी इस आवर्त सारणी में मेंडेलीव ने टोटल मिलाकर के 7 आवर्त तथा इन्होंने 8 वर्गों में इसका विभाजन किया। 7 आवर्त तथा 8 वर्गों में विभाजन किया। कुछ हॉरिजॉन्टल थे, ऊर्ध्वाधर, और कुछ क्षैतिज थे। बेटा जो क्षैतिज थे उनको इन्होंने आवर्त माना और जो ऊर्ध्वाधर थे उनको इन्होंने वर्ग माना। आइए देखते हैं बेटा टेबल में इन्होंने किस तरह से बनाया हुआ था। देखिए सबसे पहले क्या इन्होंने टेबल बनाया बेटा, इस तरह से मेंडेलीव्स ने अपनी टेबल बनाई थी जिसमें कुछ कॉलम थे हॉरिजॉन्टल कॉलम थे और कुछ थे आपके वर्टिकल कॉलम थे। देखिए बेटा जैसे कि मान लीजिए ये आपके यहाँ से इस साइड में जा रहे होते हैं, ये आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं और ये होते हैं वर्टिकल कॉलम्स इस तरह से होते हैं। तो बेटा जितने भी हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे उनको उन्होंने इस तरह से इस साइड गए थे, ऐसे जा रहे थे, ऐसे गए हुए थे। इनको बोलते हैं बेटा जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे या जो वर्टिकल कॉलम थे, तो इनमें से बेटा जो वर्टिकल कॉलम थे इनको इन्होंने दिया था ग्रुप का नाम दिया था, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम थे इनको इन्होंने पीरियड्स का नाम दिया था। ठीक है बेटा, जैसे इस तरह से ये आपका नीचे आ रहा है, ये आपका वर्टिकल कॉलम थे इस तरह से, और इधर हॉरिजॉन्टल कॉलम थे। बेटा जो वर्टिकल कॉलम थे इन्होंने ग्रुप का नाम दिया था, और जैसे यहाँ दिया बेटा इसको फर्स्ट ग्रुप इन्होंने दिया था इस तरह से, इसका नाम दिया था इन्होंने सेकेंड ग्रुप, और इसका नाम दिया इन्होंने थर्ड ग्रुप। इस तरह से ये फोर्थ ग्रुप था, फिफ्थ था ये, और बेटा ये सिक्स्थ था ग्रुप, और बेटा और ये 7 था बेटा 7 ग्रुप, एंड इससे बेटा 8 ग्रुप उन्होंने लिया था, 8 ग्रुप से डिवाइड किया हुआ था। और इसके बाद जो बेटा हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे उन हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप पीरियड्स नाम दिए थे। यहाँ पे 1 पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, 6 एंड 7, ये बेटा 7 पीरियड्स। तो हम ये बात कह सकते हैं इन द मेंडेलीव्स पीरियड टेबल्स classified the elements in the 7th period and 8th group, 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। बट आप बोल सकते हैं कि मेंडेलीव्स पीरियड टेबल्स थी उसमें से टोटल 7 पीरियड थे एंड 8 ग्रुप थे। क्लियर बेटा। अब देखिए जो मेंडेलीव्स बेटा हमने इस टेबल बनाई हुई थी, इस टेबल में से जो आपके ग्रुप थे उन ग्रुप को उन्होंने एक 8th ग्रुप को छोड़ करके, इस ग्रुप को छोड़ करके जितने भी ग्रुप थे उन सभी ग्रुपों को उनके सब ग्रुपों में डिवाइड किया था। मीन्स अगर जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको एक पार्ट ए में डिवाइड किया था, दूसरा पार्ट इसको बी में डिवाइड किया था, ये ए में डिवाइड किया था, ये बी में डिवाइड किया। इस तरह से जितने बेटा ग्रुप थे उन सबको ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, मेंडेलीव ने बेटा डिवाइड किया था इसको। अब बेटा सिर्फ छोड़ करके इसको 8 ग्रुप को छोड़ करके, इस तरह से टोटल ग्रुप कितने हो जाते हैं बेटा, यहाँ से फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकेंड ए, सेकेंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए, सेवेंथ बी। इस तरह बेटा ग्रुप का डिवाइडेशन हुआ था।
और बेटा ये आपके पीरियड थे, 1 पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th, 5th, 6th, 7th। बेटा इस तरह से मेंडलीव ने क्लासिफाइड किया था, टेबल बनाई थी। और बेटा इन्होंने किस बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था? इन्होंने बेटा एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था। ठीक बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एटॉमिक मास के, ये बात ध्यान रखना बेटा। अभी हम आपको बताएंगे मेंडलीव्स लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या होता है और उसको कैसे फॉलो किया गया था। बेटा इसमें से जब एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया तो 7 ग्रुप थे आपके, 8 ग्रुप टोटल और 7 पीरियड्स थे। और इन्होंने जब मेंडलीव ने अपना ये टेबल बनाई थी तो उसमें इन्होंने 2 एलिमेंट्स ऐसे लिए थे जो कि दूसरे एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड फॉर्म कर सके। वो बड़ा एलिमेंट कौन थे? वो ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था। सिर्फ 2 ही एलिमेंट लिए गए थे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बेटा बात आती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिया गया, इसलिए इन्होंने मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों चूज किया। बेटा इनका रियल सी बात होती है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो किसी दूसरे एलिमेंट से आसानी से रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना सकती है, इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही सिलेक्ट किया था। इसलिए बेटा अब देखिए कोई भी एलिमेंट्स होता है, अगर ऑक्सीजन से, अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट को R लिया गया, R अगर एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके RO बनाता है, RO बनाएंगे इस तरह से, दिस कॉल्ड द ऑक्साइड फॉर्म होगा। एंड यहीं पर बेटा अगर मान लीजिए एलिमेंट्स R है और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता है तो RS फॉर्म करता है, देन दिस कॉल्ड द हाइड्राइड्स। तो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेटा कंपाउंड फॉर्म करेगा तो ऑक्साइड होगा, एंड अगर ये हाइड्रोजन से फॉर्म कर रहा है देन द हाइड्राइड। ऑक्साइड एंड हाइड्राइड 2 कंपाउंड फॉर्म करते हैं यहाँ पर, इसी बेस पे इनको क्लासिफाइड किया गया था। तो ऑक्साइड हो जाएगा और हाइड्राइड मींस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्मेशन होगी तो ऑक्साइड, इसे बेटा बोलेंगे ऑक्साइड। एंड अगर इसका इस तरह से हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो बना देगा आपका हाइड्राइड, ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फॉर्म करता है बेटा। क्लियर बच्चों? अब देखिए आगे बेटा बात करेंगे इसमें से जो मेंडलीव ने ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाए हुए थे, ये किस बेस बनाया था और कौन कौन से इनका जनरल फॉर्मूला क्या था, ये कैसे इन्होंने बनाया हुआ था। क्लियर बच्चों? बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्साइड की बात करें बेटा, सबसे पहले हम ऑक्साइड कैसे फॉर्म करते हैं। देखिए बेटा ऐसे कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके अगर प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, एलिमेंट्स हैं जिनकी अगर प्रॉपर्टी सेम है, सभी पदार्थ में की पीरियोडिक प्रॉपर्टी सेम होती है, उनकी अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी सेम होती है तो उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो भी सेम होगा। मींस सेम जनरल फॉर्मूले में से जो कंपाउंड फॉर्म होंगे उन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज होती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम होती है। ठीक है बेटा, जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट लिए गए हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, बेटा ये एलिमेंट्स लिए गए हैं। ठीक है, इनकी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है बेटा सेम होती है आपस में। लिथियम प्रॉपर्टीज इससे सोडियम से मिलती है और सोडियम प्रॉपर्टीज इससे मिलती है पोटेशियम। तो कह सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन सारी तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होती है, मैच करती रहती है। बेटा इसमें जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, अगर बेटा जनरल फॉर्मूला इनका क्या हो सकता है, देखिए एलिमेंट्स अगर इस तरह काम कर रहे हैं और ऑक्साइड बनाना है हमको, बेटा इनका जनरल फॉर्मूला होता है R2 और O बनाता है, R2O जनरल फॉर्मूला इनका हो जाएगा बेटा। ठीक है, R2O में से R क्या होता है, R होता है बेटा एलिमेंट्स आपका होता है, R इज द एलिमेंट्स एंड O इज द ऑक्सीजन। बेटा जनरल फॉर्मूला बनेगा R2O फॉर्म करता है। क्लियर बच्चों? अब देखिए जब R2O जनरल फॉर्मूला फॉर्म कर रहा होता है तो इनका जो कंपाउंड्स है वो कंपाउंड्स कौन सा बनाता है बेटा, ठीक है कंपाउंड्स का बना के यहाँ पर R के प्लेस में Li भी कर सकते हैं, Li और 2 एंड O, ये अपना लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करता है Li2O। इसी तरह अगर सोडियम की बात करें यहाँ पर बेटा सोडियम Na2O ये कंपाउंड बनाता है। अगर पोटेशियम की बात करते हैं यहाँ पर बेटा हम K2O, इस तरह से बेटा ये ऑक्साइड फॉर्म करता है। मींस क्या हो जाएगा भाई, ये लिथियम का ऑक्साइड हो गया, ये आपका होगा सोडियम का ऑक्साइड हो गया और ये बेटा हो जाता है आपका पोटेशियम का ऑक्साइड। इस तरह से ये जनरल फॉर्मूला ऑक्साइड का होता है, R2O होगा यहाँ पर। और जब ये एलिमेंट आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी रखते होंगे उनके जनरल फॉर्मूला होगा R2O। इनके कंपाउंड हो गए Li2O एंड A2O एंड K2O। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट जो होंगे जैसे मान लीजिए कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है आपका एंड कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में सिमिलर होती हैं, सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इनका भी जनरल फॉर्मूला बनेगा। बड़ा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा R2O, इनका
जनरल फॉर्मूला बेटा RO हो जाएगा और ये जनरल फॉर्मूला होगा इन सभी के लिए सेम होगा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम मिलती जुलती रहती है, इसलिए इनकी जनरल फॉर्मूला भी RO होगा, सेम होगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए बेटा इसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है, इसके बाद इनका एलिमेंट्स कौन सा बनता है, कंपाउंड्स कौन सा ऑक्साइड बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या बनाएंगे, R की प्लेस में रख सकते हैं BE, क्योंकि R इज द एलिमेंट्स, BE और O, BeO मींस क्या हो जाएगा बेटा बेरिलियम ऑक्साइड। यहाँ पर Mg है, Mg के साथ O बनाएंगे तो बन जाएगा बेटा ये MgO बनेगा। एंड यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है बेटा CaO नाम बनता है। इस तरह से ये ऑक्साइड बना देते हैं BE, Mg, Ca, ये आपस में एलिमेंट्स होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं। जनरल फॉर्मूला RO होगा, कंपाउंड्स कौन होंगे, ऑक्साइड कौन से बन जाएंगे, BeO बेरिलियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। बच्चा इसी तरह से जो और भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरल फॉर्मूला क्या होगा और कंपाउंड्स कौन सा बनाएंगे। बेटा जैसे मान लीजिए R2O3 होता है, R2O3 R इज द एलिमेंट्स होता है, कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा Al2O3, ये ऑक्साइड फॉर्म करेगा बेटा, ये ऑक्साइड कौन सा बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। इस तरह से बेटा बनाएंगे आपका RO2 का क्या बन जाएगा बेटा CO2 बना देगा बेटा, RO2 क्या बनाता है बेटा CO2 बनाता है और बनाता है आपका R2O5 बनाता है N2O5 बनेगा कंपाउंड, आपका ये कंपाउंड फॉर्म करेगा N2O5 कंपाउंड बनाता है और बेटा बनाता है R2O7, ये बनाता है R2O7, तो बेटा यहाँ बनेगा Cl2O7, बेटा ये कंपाउंड फॉर्म कर लेती है इस तरह से ऑक्साइड। मींस कहने का क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं उनका जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा। अगर वो ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, ऑक्साइड जनरल फॉर्मूला R2O लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, यहाँ पर RO है बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड अगर R2O3 लिथियम ऑक्साइड, RO2 है तो CO2, R2O5 है तो N2O5 और R2O7 तो Cl2O7। इस तरह से ये क्या बना बेटा ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। बेटा अब हम बेटा पढ़ेंगे हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। बेटा हाइड्राइड्स देखिए, हाइड्राइड्स कैसे फॉर्म करते हैं, यहाँ पर हाइड्राइड्स इसे बोलते हैं हाइड्राइड्स। बेटा हाइड्राइड्स से फॉर्म करता है, अभी हमने बताया आपको कोई भी एलिमेंट्स होता है अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाता है कंपाउंड्स, उसे बोलेंगे हम हाइड्राइड्स बोलेंगे। बेटा ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में प्रॉपर्टीज सेम रखते हैं उनका हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम है, ये एलिमेंट्स आपस में सिमिलरिटीज रखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हाइड्राइड फॉर्म ऑक्साइड फॉर्म कर रहे थे, जस्ट सेम अगर ये हाइड्राइड फॉर्म कर रहे होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RH हो जाएगा। R इनका एलिमेंट्स होता है, R एक तत्व होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन इसका क्या होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट से कोई भी है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अगर कंपाउंड बना रहा है उसे बोलेंगे हम हाइड्राइड्स बोलेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होता है, एक लिथियम होता है, लिथियम R हो जाएगा और उसके प्लेस पे हाइड्रोजन लग जाएगा तो लिथियम हाइड्राइड फॉर्म करेगा। उसी तरह से यहाँ बनाएगा बेटा कंपाउंड NaH फॉर्म करेगा और बनाएगा यहाँ पर KH फॉर्म करता है। मींस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाते हैं आपके हाइड्राइड होते हैं। कौन सा हाइड्राइड बेटा होते हैं, ये लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड पोटेशियम हाइड्राइड्स होते हैं। बेटा ये क्या हाइड्राइड आपके उसका जनरल फॉर्मूला RH था। बेटा इसी क्रम में अगर बात करेंगे हम दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर होता है आपका बेरिलियम होता है, आपका मैग्नीशियम होता है एंड कैल्शियम होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम अगर है उसमें से बेटा जो अटैचमेंट होगा उसमें तो फॉर्मूला बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है RH2 का बनता है फॉर्मूला से, जनरल फॉर्मूला RH2 मींस हाइड्राइड। तो यहाँ पर होता है BE, यहाँ पर BE यूज कर सकते हैं हम, BE एंड H2 यूज करेंगे एंड यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका MgH2 यूज करेंगे एंड क्या हो जाएगा Ca और बेटा हो जाएगा H2 यूज करेंगे। बेटा यहाँ पर BeH2 है, MgH2 है एंड CaH2 है। इस तरह से बेटा इसके हाइड्राइड्स के फॉर्मूले बनेंगे, बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्मूले। और बेटा इस तरह जनरल फॉर्मूले और बनते हैं, जैसे मान लीजिए R ये H3 है, बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पर NH3, नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो जाएगा, ये NH3 हो जाएगा। ये आपका बेरिलियम का हाइड्राइड, ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो जाएगा। और बेटा इसमें बनता है RH4, बेटा RH4 क्या बनता है यहाँ पर, बनता है
मीथेन बनाता है। कार्बन R क्या होता है, यहाँ पर एलिमेंट्स है और हाइड्राइड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन क्या बन जाता है आपका कार्बन का हाइड्राइड एंड RH3 नाइट्रोजन का हाइड्राइड फॉर्म करता है। क्लियर बेटा। अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे आगे मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ क्या होता है, व्हाट इज द मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। बेटा बात करें अगर मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ, बेटा अभी हमने बताया था, इस वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, आपको बताएंगे मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ और जो पीरियोडिक टेबल्स मेंडेलियस बनाए थे वो किस बेस पे बनाया हुआ था। तो मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ क्या होता है बेटा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ their atomic masses. The physical and chemical properties of the elements are periodic functions of the atomic masses. एंड इसको हिंदी बोलते हैं तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मींस पीरियोडिक फंक्शंस। अब बेटा देखिए, इन्होंने जो मेंडेलियस ने अपने टेबल बनाया हुआ था उसको बनाया, उन्होंने एटॉमिक मास मींस परमाणु भार के अकॉर्डिंग बनाया हुआ था। क्लियर बेटा। अब देखिए जो एटॉमिक मास के गाड़ी बनाया था, बेस मान का बनाया हुआ था, तो उन्होंने कैसे बनाया था कि जो कोई भी एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास थे, उन एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मींस बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से व्यवस्थित किया था कि जो एलिमेंट्स थे एक निश्चित समयांतर के पश्चात, निश्चित टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स आए उनका जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो सेम रहे एक निश्चित समयांतर के पश्चात। तो क्या होता है बेटा, निश्चित समयांतर के पश्चात जब रासायनिक गुण सेम रहते हैं तो उस बेस पे इन्होंने इसको बनाया हुआ था। आवर्ती फलन मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर आवर्ती फलन या कह सकते हैं यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शंस। आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शंस मींस क्या होता है बेटा, आवर्ती मींस होता है निश्चित समय के पश्चात, एक फिक्स टाइम इंटरवल के पश्चात जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं पहले से उपस्थित एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसे बोलते हैं मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। मींस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। This is the mole fundamental property of the atomic masses. The elements is the mole fundamental property of the atomic masses. It is called the Mendeleev's periodic law. Mendeleev's periodic law की गाड़ी जो तत्वों के मूल फंडामेंटल्स होता है वो क्या था, परमाणु भार था। परमाणु भार से ही इन्होंने मेंडेलियस ने अपनी पीरियोडिक टेबल्स बनाई थी। क्लियर बच्चों। अब देखेंगे बेटा डिफेक्ट्स एंड लिमिटेशंस। डिफेक्ट्स या लिमिटेशंस क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल्स। जब बेटा मेंडेलियस ने पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था उसमें से क्या डिफेक्ट थे, क्या दोष थे उसमें से, या उसमें लिमिटेशंस क्या थे, सीमाएं क्या थी, उसके बारे में बात करें। बेटा सबसे पहला डिफेक्ट इसमें से ये था कि जो आपने मेंडेलियस ने पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था उसमें से जो हाइड्रोजन की पोजीशन था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो फिक्स नहीं थी। मींस फर्स्ट डिफेक्ट इसका बेटा क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन का स्थान। बेटा हाइड्रोजन के स्थान क्या था, क्या डिफेक्ट था, इसके पोजीशन को लेकर के क्या मतभेद थे साइंटिस्टों में। देखिए बेटा जो हाइड्रोजन का पोजीशन थी पीरियोडिक टेबल्स में, हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी, मेंडेलियस ने फिक्स नहीं की थी। उसका रीजन ये था, अभी आपने देखा कि जो उनका लॉ था उन्होंने बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को फिक्स करने पर रखने पर जो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एक निश्चित समयांतर के पश्चात, फिक्स इंटरवल के पश्चात जो सेम होती रहती है, रिपीट होती रहती है। तो बेटा इससे यहाँ क्या था, जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज थी वो बार बार दो जगह दो ग्रुप से मिलती जुलती थी। मीन्स जो फर्स्ट बेटा ग्रुप था, पहला ग्रुप बेटा जो था फर्स्ट, इसको फर्स्ट ए से मिलती जुलती थी, इसी बोला जाता है एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स बोला गया था बेटा, इसे बोलते हैं क्षार धातु। क्षार धातु जितनी बेटा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज थी वो क्षार धातु से मिलती थी। और दूसरी तरफ ये सेवेंथ ए इसमें से बेटा होते हैं, इनको बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन बेटा एलिमेंट्स थे,
इनकी प्रॉपर्टी दो जगह से मिलती है हाइड्रोजन की। एक तो मिलती है बेटा आपके एल्काइल मेटल से फर्स्ट ए ग्रुप से मिलती है, एंड सेकंड बेटा 7th ए या हैलोजन कंपाउंड से मिलती जुलती रहती है। इसलिए हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल्स में दो जगह प्लेस दिया गया। एक तो दिया गया आपका फर्स्ट ए में, दूसरा दिया गया 7th में से एल्काइल मेटल के साथ दिया गया, और दूसरी कंडीशन पे हाइड्रोजन के साथ दिया गया, हैलोजन के साथ दिया गया। और इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम नहीं थी, फिक्स नहीं थी। ये इनका एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था। ठीक बेटा। दूसरी बात बेटा आती है इसमें से आइसोटोप्स होते हैं, जिसे बोलते हैं हम बेटा होता है समस्थानिक। तो आइसोटोप्स में समस्थानिक ऐसे एलिमेंट्स बेटा जिनकी ओरिजिन तो सेम होती है, एक ही एलिमेंट्स एक ही तत्व के ये एटम्स होते हैं, बट इनकी जो एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं आइसोटोप्स, दोस एलिमेंट्स इन विच सेम एटॉमिक numbers and the different atomic mass, it is called the isotopes। आइसोटोप बेटा क्या होते हैं, इससे कोई भी एलिमेंट्स होता है, एक एलिमेंट है उसका आइसोटोप डिफरेंट अगर है, आइसोटोप है अगर उसका डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उसको एटॉमिक मास डिफरेंट होने के कारण उसको अलग प्लेस देना चाहिए, उसको प्लेस अलग दूसरे ग्रुप में देना चाहिए। लेकिन आइसोटोप होने के बावजूद भी मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स थे जिनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ है। जब एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को फिक्स किया इन्होंने, तो उसमें से उसकी पोजीशन दूसरी होनी चाहिए। बट मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उस एलिमेंट्स को उसी ग्रुप में रखा। ये इनका ओवर डिफेक्ट था आइसोटोप्स में। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन होता है 1H1, 1H2 और 1H3, ये स्ट्रेस होता है। यहाँ पर 1H1, 1H2, 1H3 है बेटा, ये आइसोटोप्स एक दूसरे के हैं। यहाँ से एटॉमिक नंबर इज द सेम बट एटॉमिक मास का डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो हाइड्रोजन डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं, इनका पोजीशन भी डिफरेंट होनी चाहिए, बट मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। बेटा नेक्स्ट इनका डिफेक्ट था रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास मींस इसका बेटा ये होता है, बेटा इनका नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी जो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जो मेंडलीव बेटा अपने रूल के अकॉर्डिंग एटॉमिक एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ था। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनके बावजूद भी उनको कम वाले से पहले रखा गया था। मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए एटॉमिक मास इसका ज्यादा होता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना चाहिए, यहाँ पे रखना चाहिए, बट इस एलिमेंट को यहाँ पे रखा गया था। इसलिए ये भी एक डिफेक्ट था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाए थे मेंडलीव की गार्डिंग। जो एलिमेंट्स को फिक्स किया गया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए, बट मेंडलीव उन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिक्स नहीं कर पाया। कुछ एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भिन्नता थी, वो क्रम से नहीं थे, बढ़ते हुए क्रम में नहीं थे। ये भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था। तो ये था बेटा मेंडलीव का रूल था, कैसे उन्होंने पीरियोडिक बनाई थी, उनके ऑक्साइड हाइड्राइड्स क्या थे, और मेंडलीव लॉ क्या था, और मेंडलीव के डिफेक्ट क्या थे, लिमिटेशंस क्या थी। तो ये था बेटा इस वीडियो में। अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।